हाँ जी डियर्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। देखो अभी मैं ए, हाँ जी, यस। तो सारे बच्चे देख पा रहे हैं कि नहीं? प्रियंका, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। दुर्गेश, कैसे हो? निक्की, अच्छा हूँ सर। आप कैसे हो सर? गुड अरे मॉर्निंग सर। अभी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड। भावना, कैसे हो? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं सर? बस बिल्कुल बढ़िया। देखो रिकवरी पे जा रहे हैं। इस बार मामला गड़बड़ हो गया था, हैं? जय सर, आपका हेल्थ कैसा है अब? अब हेल्थ अच्छा है, अब काफी हद तक है। तुम लोगों की गुड विशेष इतनी थी ना, तुम बच्चों ने बहुत प्यार से गुड विशेष दी थी, तो मेरे को वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सोनम, सर। सोनम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग गरिमा, वेरी गुड मॉर्निंग गरिमा। गुड मॉर्निंग तो इस बार अपनी गुड मॉर्निंग बहुत रह गई, मेरे को लगता है ना। सर, मेरे साइड से भी गुड मॉर्निंग। हाँ, तनु तनु गुड मॉर्निंग भाई। टिल्लू, सर गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग सर। टिल्लू आ गया ना भाई अपना। प्रांजल, गुड मॉर्निंग। सर, आपको बहुत मिस किए हम लोग। हाँ देखो, मैं भी बहुत मिस कर रहा था तुम लोगों को, यस सर। बहुत ज्यादा मिस कर आपका रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा याद आता है। था। ये बात सही, ये बात सही है। सर हेडफोन में मस्त लग रहे हैं। पास हो हाँ, जाता ये था आपसे। थैंक यू डियर, हेडफोन में मस्त लग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तुम सबसे मिलके ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। अब ये कह सकता हूँ कि मेरी रिकवरी और तेज हो जाएगी, है कि नहीं? यस सर। सर, आप अभी ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खूब बढ़िया। लव कुमार, गुड मॉर्निंग। सर देखो हम लोग कितने अच्छे हैं, इसलिए आप हैं? भी अच्छे हो। और बताओ सजने, बाकी सब बढ़िया हो ना? यस यस सर, सर। बिल्कुल हाँ, मजे में है। बिल्कुल मजे में। तो अपन आज पढ़ना शुरू करें फिर अमीन्स। यस सर सर। होमवर्क दिए थे बहुत पहले का, उसका आंसर बता दो। बिग अभी फैन तक सर, नहीं बिग बना। फैन। तू मेरे को बिग व्हाट्सएप कर। फैन सर। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। तो तू मेरे को बेटा वो भेज, होमवर्क को व्हाट्सएप कर मेरे को, फिर अपन डिस्कस करते हैं, है ना? और चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन पे आते हैं अपन, है कि नहीं? ये यस लो सर। सर, चलो। यस डियर, अब स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? हाँ, टिल्लू, सोनम, यस सर। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन, हाँ सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। तो होमवर्क मैंने दिया था, वो होमवर्क इसने भेजा है मेरे को, वो देख लेते हैं क्या होमवर्क दिया था। तो आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने, बिल्कुल सही। इसका मतलब एसिड का अपना एक क्वेश्चन था, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये देखिए अपन ले लेते हैं इसको, हेल वोलार्ड जेलेंस्की। इसका नाम था बेटा HVZ रिएक्शन। और इस रिएक्शन में मैंने हिंट दिया था कि यदि आपके सामने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान रखना कि अल्फा के पास H होना जरूरी है, क्योंकि इस रिएक्शन में फास्फोरस के साथ ब्रोमीन या क्लोरीन डलेगा। तो क्या होगा, जैसे हम रिएक्शन करेंगे ये अल्फा H हट जाएगा और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन। अब आप यहाँ पर हेलोजन की जगह क्लोरीन लगा लो चाहे ब्रोमीन, ये कंपाउंड बन जाएगा अल्फा हेलो एसिड। ये अपनी रिएक्शन थी हेलवोलार्ड। और मैंने आपको इसका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन दिया था जो पेपर में खूब आता है। तो वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था बेटा कि अगर आपने प्रोपियोनिक एसिड, ये रहा, अगर इसके अंदर आपने क्या किया, ब्रोमीन डाल दिया मान लो फास्फोरस के साथ, तो सोचिए इसका मतलब क्या होगा, अल्फा पोजीशन पर इस H की जगह ब्रोमो लग जाएगा, ये रहा। और आपका ये आंसर बनेगा पहला, अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है बेटा, यहां तक तो समझ में आ गया था? अब हाँ पॉइंट, सर। हाँ अब पॉइंट ये आता है कि भाई अगर आपका ये कंपाउंड बन जाए, तो अब ये कंपाउंड को अगर अपन आगे फर्दर रिएक्शन करें तो वो क्या क्या बनेगा, देखो आप। तो हम इसको फर्दर रिएक्शन करते हैं। देखो इसके अंदर, ये देखिए आप, ये इसकी 3 रिएक्शन मैंने आपको करवाई, 3 फर्दर। फर्दर का मतलब है पुनः क्रिया करने पर, जैसे
मान लो मैंने डाल दिया एक्वस KOH, जलीय KOH। अब आपको पता है जलीय KOH क्या होता है, वो एसएन रिएक्शन करता है, ये सारी रिएक्शन एसएन है। तो एसएन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक्वस KOH यानी कि पानी के साथ जो आपका हाइड्रोक्सिल आयन है वो इस ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर देगा। तो चेक कीजिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपका, जहां पर Br था ये देखिए CH3CH और आप चेक कीजिए ब्रोमो की जगह आप लगा दीजिए अपना OH, ये देखिए आप। और अब इस कंपाउंड का नाम बहुत फेमस है, क्योंकि ध्यान रखना मैं जितने कंपाउंड बनाऊंगा उनके कॉमन नेम ही चलेंगे। तो इसका कॉमन नेम आप बहुत बढ़िया जानते हो, लैक्टिक अम्ल। ये बनता है इसका फेमस आंसर पहला। ये होमवर्क में नंबर 1 एक तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट था। अब सपोज करो अगर आपने डाल दिया अमोनिया, तो सोचिए ये अभिक्रिया भी एसएन है, तो अमोनिया का न्यूक्लियोफाइल इस ब्रोमाइड को किक कर देगा, और किक करेगा तो जहां भी आपने OH लगाया है वहां पर उस जगह पर आपका आ जाएगा NH2 का अमीन पार्ट, तो CH3COOH। और अब आप चेक कीजिए इस अल्फा पोजीशन पर आप लगा दीजिए अपना नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल NH2। और आप जानते हैं इसका भी बहुत फेमस नाम है, ये आपका सबसे पहला प्रकाशिक सक्रिय अमीनो एसिड है। देखो ये अमीनो है और ये एसिड है, और इसका नाम है एलानिन। ये एलानिन का अमीनो एसिड है AA, तो ये भी एक बहुत फेमस नाम है। नंबर 3 ये अभिक्रिया है अल्कोहलिक KOH की, और आप जानते हैं जब हम अल्कोहलिक KOH लेके गर्म करते हैं तो ये क्रिया विलोपन हो जाती है E, ये विलोपन प्रोसेस है बेटा। और विलोपन में क्या होगा कि आपका Br अपने पड़ोस के H को ले लेगा, तो सोचिए ऐसे में बहुल बंध आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा के बीच में ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और ये कंपाउंड बहुत फेमस है, इसका नाम है एक्राइलिक एसिड। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, अब एक बार आप चेक कर लीजिए क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, यस और नो। यस सर। Yes, sir. हाँ तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। Yes, sir. हाँ तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा बेटा, क्लियर। यस चलिए साहब अब अपन आगे बढ़े, ये लीजिए। अगर अपन आगे बढ़े तो ये लेते हैं अपन इसके अंदर, यहाँ पर आ जाइए अपना टॉपिक अगला वाला जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हम ले रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी कि नाइट्रोजन यौगिक। इस नाइट्रोजन यौगिक में हमारा अमीन चैप्टर आता है जिसको लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप अमीन को समझ लीजिए, हालांकि ये पॉइंट आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन अमीन को समझ लीजिए बेटा। जब भी पेपर में कभी अमीन आया करे, आपके लिखने का तरीका सदैव ये रहना चाहिए, कभी NH2 मत लिखो, ये मैंने आपको हिंट भी दिया था। अब इस अमीन को अगर अपन संयोजकता पूर्ण करते हैं तो इसका वर्गीकरण 3 में बांट लेते हैं। ये देखिए आप, मैंने अमीन बिल्कुल इसी तरह से लिखा, और जिंदगी में हमेशा आप अमीन को ऐसा ही लिखना। पेपर में वो मिलेगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, अगर एग्जामिनर ने इसकी 2 संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी की तो ये एक संयोजकता कार्बन श्रृंखला के लिए छूटेगी, और चूंकि एक तरफ कार्बन आएंगे इसीलिए इसका नाम है प्राथमिक अमीन। ये प्राथमिक होता है और इन्हें कहते हैं अमीन, ये अमीन कहलाते हैं, ये प्राथमिक। अब इसमें यदि आपने क्या किया, एक H कर लिया और 2 तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं जोड़ दी, तो आप इसमें H के आधार पर भी समझ सकते हो कि भाई आज के बाद प्राइमरी अमीन वो होगा जिसमें 2 H होंगे N के पास, और यदि आपका N के पास केवल एक ही H हुआ तो फिर ये सेकेंडरी होगा। और सेकेंडरी को अमीन नहीं बोलते बेटा, सेकेंडरी को इमीन बोलते हैं। तो आज के बाद ये कंपाउंड इमीन्स के नाम से फेमस है, हालांकि इनका उपयोग बहुत नहीं होता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ही चलता है, ये नाम नहीं चलते, लेकिन फिर भी इसका नाम याद रखो। अब देखो तृतीयक, तृतीयक वो होगा जिसके अंदर H वैल्यू 0, कोई नाइट्रोजन के पास H नहीं होना चाहिए, ताकि अगर ये भीड़ में भी आए तो हमें दिख जाए।
इनको कहते हैं नाइट्रिलो। ये नाइट्रिलो कहलाते हैं। नाइट्रिलो क्योंकि साइनाइड के पास ये होता है। आप याद करके देखो, साइनाइड में N के पास कभी H नहीं होता, इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया है नाइट्रिलो। तो सबसे पहले तो अपना वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण मैंने क्यों करा, इसके पीछे रीजन है बेटा बड़ा क्लियर। वो रीजन ये माना है कि क्या होता है, पेपर में एग्जामिनर आपको एक यौगिक देता है, देखो जैसे ये रहा, वो लिखता है CH3 CH2 CH3 एंड CH3 एंड NH2, और बच्चे से कहते हैं बताओ ये कौन से प्रकार का अमीन है, प्राइमरी के, सेकेंडरी के, टर्सरी। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चे और आप लोग क्या गलती करते हो, आप इसके कार्बन की डिग्री निकालते हो, और आपको पता है डिग्री जितने कार्बन की होगी यौगिक भी उतना प्रकार का होगा। बच्चा यहाँ टिक लगा देता है, ये गलत है। क्योंकि सर प्राइमरी। हाँ, क्योंकि हम इससे प्राइमरी होगा, पहचानते हैं। प्राइमरी होगा। यस, ये चाहे कोई सी भी डिग्री पे बैठा हो, होगा NH2 प्राइमरी। तो आज के बाद हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में जो विभेद है वो करने का अपना कंसेप्ट बना के उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। तो बोलिए बेटा, ये ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। चलिए साहब, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब इसका वर्गीकरण कंप्लीट हो जाए तो ये देखिए अपन लेते हैं इसका निर्माण। ये लीजिए, और लगभग लगभग सारा निर्माण आपने किया हुआ है, रिवीजन के साथ हम उसको बात को करेंगे। देखो अपन, तो ये लीजिए, सबसे पहले लेने जा रहे हैं अपन इसके अंदर निर्माण, यानी कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। GMP का मतलब होता है, बहुत बार पढ़ चुके हो, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे निर्मित करें। तो देखिए बेटा, इसको बनाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है जो अपन कर चुके हैं वो है पहली प्रोसेस अमोनोलाइसिस। इसको मैं A कह देता हूं, अमोनोलाइसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं अमोनी अपघटन, अमोनी अपघटन। ये देखिए आप, अब नाम बड़ा क्लियर हो गया। अमोनी अपघटन का मतलब अमोनिया द्वारा तोड़ना, तो इसका मतलब लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, यानी कि तोड़ना, और अमोनो का मतलब होता है अमोनिया। इसका मतलब अमोनिया से इसको तोड़ेंगे, अमोनिया से इसका निर्माण करेंगे। आपने ये सब कर लिया है, देखो बताता हूं मैं कहाँ कहाँ किया आपने। सबसे पहली रिएक्शन आपने कब की थी, जब आपने लिया था एक एल्किल का हैलाइड, ये हेलो एल्केन के चैप्टर में अपन ने किया था, और अपन ने डाल दिया इसके अंदर, ये लीजिए यहाँ पर इस जगह पर अमोनिया। लेकिन देखो अमोनिया को लिखने का तरीका थोड़ा बदल रहा हूं मैं, ये देखो ये अमोनिया। अब आपने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो ये क्रिया की थी आपने SN के अंदर, क्योंकि आपको ध्यान है आपका X गुड Lg था, ये रहा गुड Lg। तो गुड Lg तो अपनी जगह छोड़ के भागेगा, तो अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल बन के इसके ऊपर अटैक करेगा। तो सोचिए आपका आंसर बहुत ही आसान हो गया, इस HX का रिमूवल। बहुत ही सिंपल सी अभिक्रिया, क्लियर। और आप देखो आपका उत्पाद क्या बन रहा है, अपन उस उत्पाद को देख लेते हैं। तो हमारा उत्पाद बन रहा है, ये लीजिए यहाँ पर R, और इस जगह पर नाभिक नहीं आ गया हमारा NH2, तो यहाँ लगा दीजिए आपका NH2, और से उत्पाद के रूप में कौन सा आप निकल गए, ये लो सब HX। अब आप नोट करके देखिए कि हमारा कौन सा अमीन बना, प्राथमिक बना, द्वितीयक बना कि तृतीयक बना। प्राइमरी अमाइन। देखो, अब देखो जो प्राइमरी हुआ, ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर आपको RX की मात्रा नहीं दे या कह दे आधिक्य, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आधिक्य, तो सोचिए इसकी मतलब इसकी मात्रा ज्यादा है। तो जैसे ये मात्रा पुनः इसके कांटेक्ट में आएगी, तो देखो अब की बार RX से वापस क्रिया कराए थे, ये अपन ने की भी थी क्योंकि ये लगातार चलने वाली क्रिया है। अब देखो मैंने फिर RX डाल दिया, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार ये वाला Lg जब निकलेगा तो ये नाभिक नहीं इस सेकंड वाले पे भी अटैक कर देगा। अब आप सोच के देखो आपका जो आंसर बना, एक मिनट, ये लीजिए जो आंसर बना, देखो ये R और ये आपका N, एक मिनट, ये लीजिए, ये आपका NH, और यहां लगा दीजिए आपका सेकेंडरी अमीन। अरे बाप, स्क्रीन दिख रही है बेटा कि नहीं?
यस सर, दिख रही है। दिख रहा है सर। वो मेरे को लगता है मेरी यहाँ पर से स्क्रीन चलेगी, एक बार 1 मिनट देखता हूँ मैं। ज्यादा जूम हो गया है। हाँ वही, अब देखो हो गया ना, ये लो। अब ये थोड़ा सा एक मिनट बेटा, देखना पड़ेगा, 1 मिनट। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या हुआ, ये अपनी वो हट गया बेटा, तो दोबारा इसको लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर सेव नहीं हो पाया। तो ये आपका बना था प्राइमरी, अब स्क्रीन दिख रही है ना? यस हाँ, ये बना था प्राथमिक अमीन। और अब इस प्राथमिक अमीन के अंदर हमने फिर अपना एल्किल हैलाइड फिर डाल दिया। ये देखिए अब क्या, आपका एल्किल हैलाइड मैं फिर लिख देता हूँ, ये लीजिए RNH2। तो अब की बार ये नाभिक नहीं पुनः आक्रमण करेगा, सॉरी ये आपका हाँ अब उड़ गया था, ये आपका अटैक करेगा और ये NH2 यहाँ से, ये आपका एल्किल हैलाइड ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये देखिए आप, और आप देखो आपका आंसर बनेगा द्वितीयक अमीन। अब की बार चेक कीजिए, आपके एन के ऊपर 2 एल्किल भाग आ गए, ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी अमीन। तो ये तो बना था आपका प्राइमरी अमीन, ये बन गया सेकेंडरी अमीन। लेकिन मैंने कहा था ये इस लेवल तक तब पहुंचाना जब आपका अमीन आधिक्य में दिया हो या कुछ भी ना बोला जाए। अब आप चेक करो, आपका जो द्वितीयक अमीन बना, ये द्वितीयक अमीन पुनः एल्किल हैलाइड से क्रिया कर जाएगा, क्योंकि जब तक ये क्रिया चल सकती है इसको चलाते हैं अपन, ये एल्किल हैलाइड। और अब की बार आपका गुड एलजी फिर अगर रिलीज होगा, देखो फिर नाभिक स्नेही का आक्रमण। तो अब की बार बोलिए कौन सा अमीन बनने वाला है? टर्सरी। टर्सरी अमीन। ये देखो तीनों तरफ आपके आर आके जुड़ गए और ये बन गया आपका टर्सरी अमाइन। ये लो साहब, ये बन गया आपका टर्सरी अमाइन। अभी आप चेक करके देखो, अभी भी ये नाभिक नहीं है, इसलिए यदि हम इसके अंदर अपना और एल्किल हैलाइड डाल दें तो अब की बार ये क्रिया अल्टीमेटली, ये देखिए ये डाल दिया एल्किल हैलाइड, अब की बार ये नाभिक नहीं पुनः आक्रमण करेगा। तो सोचिए अब की बार बन जाएगा चतुष्क अमोनियम लवण। ये देखिए बेटा, ये आपका चारों तरफ आर लग गए और साथ में आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर का दान दिया है। प्लस आप चेक करके देखिए कि आपका हैलाइड भी इसके साथ जुड़ा रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका ये हो गया एक्स नेगेटिव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी कि चतुष्क लवण, चतुष्क लवण। अब आप चेक कर लीजिए, इसका मतलब आज के बाद आपका ये अमोनी अपघटन हमने एल्किल हैलाइड में भी किया था। और ध्यान रखना, वापस से अपनी बात को क्लियर करता हूं, यदि एग्जामिनर इसको आधिक्य बोले तभी इतनी लंबी श्रृंखला चलानी है, और यदि वो केवल 1 मोल बोल दे तो फिर प्राइमरी अमीन बन के रुक जाना बेटा। क्लियर है? यस सर। अब आ जाओ नंबर 2। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक्सिस में बोलेगा तो ये लास्ट वाला पूरा मेन प्रोडक्ट हो बिल्कुल, जाएगा। इसमें बेटा जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो एग्जामिनर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुष्क लवण को लिख के और नीचे ऑप्शन देता है उपरोक्त सभी, तो उस समय बेस्ट आंसर होता है उपरोक्त सभी। लेकिन अगर उसने बोल दिया हमने एल्किल हैलाइड केवल 1 ही मोल लिया या कम मात्रा में लिया, तो फिर आपका पहला ही आंसर बनेगा केवल प्राथमिक अमीन। क्लियर? अब हाँ देखो, सर। अब देखो यही कंडीशन हमने ले ली इसके अंदर। अब आप सोचो, इस वाले हेलो बेंजीन में आपको पता है रेजोनेंस शुरू होगी। देखो आपको पता है रेजोनेंस होगी, तो सोचिए क्या ये एलजी गुड होगा या पुअर हो जाएगा? बोलिए बेटा, क्या आपका एक्स आसानी से निकल जाएगा क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि देखो अभी तो देखो हमने एसएन रिएक्शन बहुत बढ़िया कर ली, क्योंकि ये वाला एलजी गुड था। क्लियर? लेकिन सोचिए अब की बार आपका ये रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस करने से आपको ध्यान है ये हो जाता है पुअर एलजी, और पुअर एलजी होने पर अब यदि आप इसमें अमोनिया डालोगे तो आसानी से HCl का निकलना नहीं होगा।
ये क्रिया इतनी आसान नहीं होगी। तो इसको आसान बनाने का तरीका क्या होता है, एक तो अपन करते हैं गर्म, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्रिया की दर बढ़ जाती है, और दूसरा इसमें डाल देते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। जबकि देखो हमने यहाँ पर कोई डालने की जरूरत नहीं थी, केवल विलायक डाला हुआ और कुछ नहीं। जबकि यहाँ एक थोड़ा बहुत अंतर हो गया, उसका कारण है अन्नाद। और चेक कीजिए अब की बार, ये बेंजीन के साथ आपका NH2 का आक्रमण, ये लीजिए साहब, ये आपकी बेंजीन रिंग, और जोड़ दीजिए इसके ऊपर आपका हेलोजन यानी कि हेलाइड, ये लीजिए सॉरी अमीन, ये बन गया आपका प्राथमिक अमीन, जिसको अपन नाम देते हैं एनिलीन। ये पुनः क्रिया नहीं करता, ध्यान रखना। तो इसको अपन चेन रिएक्शन में आगे नहीं बढ़ाएंगे, और इसका आंसर मुख्य होगा एनिलीन। अब आप देखो तीसरी अभिक्रिया, यही अमोनोलाइसिस। सब में देखो अमोनिया टूट रहा है, सब में अमोनिया अटैक करके अपने तोड़ रहा है, सब अभिक्रियाएं अमोनिया अपघटन है, सारी अभिक्रियाएं अमोनोलाइसिस है। और अब आप चेक कीजिए नंबर थर्ड, नंबर थर्ड के अंदर आपने ले लिया अल्कोहल। ये आपने अल्कोहल के चैप्टर में किया था। अब इस अल्कोहल के चैप्टर में आप फिर वही अमोनिया डाल दो, ये रहा देखो, ये लीजिए, ये डाल दिया अमोनिया, और यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन कर दो। थोड़ा सा अपन डाल देते हैं जिंक क्लोराइड, हालांकि यहाँ पर हमें जरूरत नहीं रहती, लेकिन भी इसलिए लिख देते ताकि रिएक्शन आसान हो जाए। तो हमने डाल दिया इसमें निर्जल जिंक क्लोराइड, जो क्या करेगा, इसमें से जल निष्कासन में मदद करेगा। तो सोच के देखो, ये भी एक एसएन अभिक्रिया हो गई। और आप चेक करो, आपका यौगिक बना प्राथमिक अमीन, ये लो सर, ये बन गया आपका आंसर प्राथमिक अमीन। ये चतुश्लवण बना नहीं सकता, तो आप इसको भले ही आगे मत बढ़ाओ। अब आप चेक करो, यही क्रिया यदि अपन एरोमेटिक में ले लेते, यानी इस समय अगर अपन बनाए थे फिनॉल, तो सोचिए फिनॉल के अंदर सेम अभिक्रिया, सेम जिंक क्लोराइड, लेकिन सिंपल सा मुझे आंसर दो, क्या ये OH आसानी से निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, नो क्योंकि सर, इसके अंदर भी क्या चल रहा है, रेजोनेंस। अनुनाद। तो इस अनुनाद को तोड़ने के लिए टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जबकि यहाँ हमें टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं थी। क्रिया वही की वही है, लेकिन इसकी दर टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगी। और देखो, ये बन गया आपका एनिलीन। अब आप चेक करके देखो, चारों यौगिकों का अमोनी अपघटन हो गया। ये अपन चारों अभिक्रियाएं कर चुके हैं, लेकिन अब ये सब के सब तुलनात्मक अध्ययन में आ गए। तो बोलिए बेटा, अमीन बनाने की पहली कैटेगरी समझ में आ गई, यस और नो? यस सर। यस। अब आ जाओ इसका बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में हमने जो लिया है वो है जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन यानी कि बाय हाइड्रोलाइसिस। अब की बार जो काम अमोनिया ने किया है तो अमोनोलाइसिस, अगर वो कार्य जल करेगा तो हाइड्रोलाइसिस। और अब इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आता है नंबर ए आपका साइनाइड। एक मिनट बेटा, ये लीजिए आपका आइसोसाइनाइड, क्योंकि जल अपघटन ले रहे हैं तो आइसोसाइनाइड। अब देखो, इस आइसोसाइनाइड में यदि हम अम्लीय माध्यम में जल डाल दें, ये लीजिए, ये आपका अम्लीय माध्यम, और ये डाल दीजिए यानी कि डाइल्यूट H2SO4। तो बहुत ही सिंपल सी अभिक्रिया दर्शाऊं तो ये देखिए, जल अपघटन करने पर ये वाटर के मॉलिक्यूल टूट गए। और अब आप देखो, आपको अपना उत्पाद दिखाई दे रहा है, ये बन गया आपका प्राथमिक अमीन। तो आज के बाद एग्जामिनर पेपर में जब पूछे कि आइसोसाइनाइड के जल अपघटन पर क्या मिलेगा, तो हमारा आंसर बिल्कुल टू दी पॉइंट होता है, प्राथमिक अमीन। और ये निकल के तैयार हो गया फॉर्मिक एसिड। ये देखो आप, ये बन गया आपका फॉर्मिक एसिड। ये लीजिए, ये फॉर्मिक एसिड बनकर तैयार हो। हालांकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुख्य आंसर होता है प्राथमिक अमीन। अब यही क्रिया अब की बार अपन लेते हैं आइसोसायनेट से। और आपको याद होगा, जब मैंने आपको अम्ल और अम्ल के व्युत्पन्नों में कर्टियर श्मिट रिएक्शन कराई थी, याद हो, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड कराई थी, तो आपको ध्यान है सभी के अंदर ये एक बना था मध्यवर्ती यौगिक, जिसका नाम था एल्किल
आइसोसायानेट। और आपको याद होगा मैंने एक शब्द यूज किया था, भोपाल ट्रेजेडी गैस, मिक Yes, MIC। sir. मैंने कहा था भोपाल में जो जहरीली गैस निकली थी, तो यहाँ अगर अपन मिथाइल रख दें तो वो MIC बन जाता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे ये CS3 कर दिया, ये NCO, इसका नाम है MIC। आइसो ये रहा, साइनाइड ये रहा, और एल्किल की जगह मिथाइल। ये थी वो भोपाल ट्रेजेडी गैस। और ये अभी जो मैं पुनर्विन्यास करूंगा, जो अपन कर भी चुके हैं, उसका ये यौगिक है मुख्य रूप से, सेंटर यौगिक। और अब देखो इसका भी कर दो हाइड्रोलाइसिस। अब आप अगर इसका भी हाइड्रोलाइसिस करते हो तो गौर से देखिए, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। ये देखिए ये जल अपघटन हो गया। अब आप देखो, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो बनेगा प्राथमिक अमीन, ये रहा आपका R, और ये N, और ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये अलग हो गए। और अब आप देखो N को मिल गए 2 हाइड्रोजन, ये लीजिए, और इसको मिल गया ऑक्सीजन, तो ये निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया प्राथमिक अमीन। तो प्राथमिक अमीन बनाने का ये आइसोसाइनेट के साथ जल अपघटन हो गया। तो जल अपघटन के थ्रू हम अमीन्स बना सकते हैं, और ये 2 मेथड होते हैं। अब आते हैं अपने C कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी के अंदर हमारा अमीन निर्माण, ये अपन लेते हैं बाय रीअरेंजमेंट, यानी कि पुनर्विन्यास द्वारा। पुनर्विन्यास द्वारा। और ये 3 अभिक्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण, इसीलिए मैं इनको रिपीट भी कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको मैं करा चुका हूं पूरे मैकेनिज्म के साथ। कौन कौन सी थी वो देखो। नंबर A, इसका नाम था सबसे पहले श्मिट। इस क्रिया का नाम था श्मिट्स रिएक्शन, यानी कि श्मिट अभिक्रिया। नंबर B थी आपकी यहां पर कर्टियस, ये आपकी थी कर्टियस रिएक्शन अभिक्रिया। और तीसरे नंबर पर ये थी आपकी बहुत महत्वपूर्ण, ये भी हॉफमैन हाइपो ब्रोमाइट अभिक्रिया। इसको हॉफमैन हाइपो ब्रोमाइट अभिक्रिया कहा था। इन तीनों को हम साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि इसका रीजन है तीनों का आंसर एक ही होता है, सिर्फ इसके अंदर क्रियाकारी अलग अलग हैं। जैसे श्मिट रिएक्शन के अंदर प्योर एसिड लिया जाता है क्रियाकारी, कर्टियस के अंदर लिया जाता है प्योर एसिड का क्लोराइड, और हॉफमैन में लिया जाता है एमाइड, प्राथमिक एमाइड। ये देखो ये तीनों में अंतर है बस। और अब देखो इसके अंदर जो अभिकर्मक है, रिएजेंट है, वो अगर अपन देखें तो इसमें जो रिएजेंट डलता था वो था हाइड्रोएजोइक एसिड, और इसमें जो अभिकर्मक डलता था रिएजेंट, वो होता था आपका सोडियम एजाइड। और हाइपोब्रोमाइड में जो डलता था वो होता था आपका NaOH के साथ ब्रोमीन। और आप चेक करके देखिए इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है। ये कॉमन फैक्टर था कि तीनों का आंसर, क्योंकि बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, तीनों का आंसर एक ही है। और वो तीनों का आंसर कौन है, ये लीजिए NH2। बिल्कुल सही, ये रहा आपका R, यानी एल्किल भाग आप जो ले रहे हो वो आपका एज इट इज, और सिर्फ आपका जुड़ जाता है NH2। तो ये लीजिए, ये बन गया प्राथमिक अमीन। ये मैंने कराया था, आपको ध्यान हो तो। और ये तीनों की तीनों का आंसर था। और अगर मैं बाई प्रोडक्ट बताऊं तो सबके बाई प्रोडक्ट एक जैसे हैं। ये देखो आप, सबसे N2 निकलती है, क्योंकि सब में N2 आ रही है। देखो ये देखो, इसमें N2 आ रही है, इसके साथ ये रही, तो ये N2 यहाँ पर भी अमोनिया के फॉर्म उसमें निकल जाएगी, अमोनिया की फॉर्म में। तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा आपका प्राथमिक अमीन। अब आप चेक करो इन सभी के अंदर क्या कॉमन मैकेनिज्म थी। तो अगर मैं आपको मैकेनिज्म को रिकॉल कराऊं तो इन तीनों के अंदर ये बनता था मध्यवर्ती। ये देखिए आप, ये रहा, ये मध्यवर्ती जाति बनती थी तीनों की, और तीनों में इसका नाम था
एसाइल नाइट्रीन। ये मैंने आपको उसमें कराया, जरूर देखना पीछे जाकर। ये जो एसाइल नाइट्रीन है, इसमें आप चेक करो नाइट्रोजन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही, तो इसका करना पड़ेगा पुनर्विन्यास। Rearrangement. ये रीअरेंजमेंट करेगा। तो देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और आपका ये इलेक्ट्रॉन लेके R इस N के पास आ जाएगा। तो देखो अब मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। देखो ये रहा R, फिर R जुड़ गया N से, और N डबल बॉन्डेड हो गया C के साथ, और C डबल बॉन्ड O। आप याद करके देखो, वापस वही बना दिया मैंने, एल्किल आइसोसायानेट। ये देखो, ये जो थोड़ी देर पहले मैंने यहां लिया था, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो तीनों अभिक्रियाओं का, कर्टियस, श्मिट और हॉफमैन का एक जैसा सेंटर पहुंच गया। और अब आपको करना है इसका जल अपघटन। ये जल अपघटन, और जब जल अपघटन करोगे तो ये लीजिए साहब, ये बनके तैयार हो गया प्राथमिक अमीन। ये सबका आंसर कॉमन बनेगा प्राथमिक अमीन। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी मैके मैंने कराई हुई है, बकायदा मैंने हॉफमैन को भी खूब बड़ा किया था, तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से करना। लेकिन 95% इतने से काम चल जाए, केवल 5% विशेष के लिए आपको मैकेनिज्म को पूरा ढंग से वहां पढ़ना पड़ेगा। अब अपन आते हैं कैटेगरी चेंज में। अब की बार लेते हैं अपन, देखो इसके अंदर नंबर डी कैटेगरी, ये आ जाइए नंबर डी। नंबर डी कैटेगरी का नाम है अपचयन द्वारा, यानी कि बाय रिडक्शन। ये बाय रिडक्शन, इसमें लगभग कॉमन है, लेकिन फिर भी खूब जगह पर अपन ये क्रिया पढ़ ली है। आप कहोगे सर कहाँ पढ़ी है, तो आपको बताऊं हर जगह पर अपन पढ़कर आए। अभी मैं आपको क्लियर करता हूं, जैसे कौन कौन बनाएगा इसको। तो देखिए सबसे पहले नंबर ए, अगर हम आज के बाद कोई भी साइनाइड ले लें, आज के बाद हम यहां पर कोई भी एमाइड ले लें, क्लियर। आज के बाद नंबर सी, हम इसके अंदर सपोज करो, ये मैं दोनों ही मिक्स कर देता हूं, ये लीजिए इमीन ले लें। ये जगह मैंने छोड़ दी, आप इसको चाहो तो दोनों वैल्यू एच एच कर सकते हो, दोनों वैल्यू आर आर कर सकते हो, एक एच एक आर कर सकते हो। तो इस यौगिक में अगर एल्डिहाइड बना के ले रहे हो तो इसका नाम हो जाएगा एल्ड इमीन, और अगर आप दोनों वैल्यू पर आर आर रख रहे हो तो इसका नाम हो जाएगा किट इमीन। आप कहोगे कैसे, जैसे सोचिए कल को मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये देखो आप, और मैंने ये एग्जांपल ले लिया, आप बड़ी आराम से पकड़ सकते हो कौन एल्डमीन है और कौन किटामीन है। ऊपर वाला एल्ड, नीचे वाला किट। बिल्कुल सही, क्योंकि इसके H के कारण ये एल्डिहाइड, और इसकी दोनों वैल्यू R एच है, किटामीन है। तो यहाँ आपकी चॉइस छोड़ रखी है अपन ने। इसके अलावा अगर अपन बात करके देखें तो यहाँ पर आप ले सकते हो ऑक्साइन, जैसे नंबर डी, ये लीजिए ऑक्साइन, ये ऑक्साइन भी आपने पढ़ा हुआ है। ये देखो आप, ये अभी मैंने कॉमन लिए सारे, इसके बाद जो चेंज होगा वो मैं अलग से लूंगा। अब देखो इन सब में कॉमन में फैक्टर क्या है, अगर मैं इनका अपचयन कराऊं, ये लो साहब, ये लो साहब, इनको किया जाए अपचयन रिडक्शन, ये दिया जाए हाइड्रोजन, ये लो साहब, खास तौर पे आपको ध्यान है LAH हम यूज कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी यूज कीजिए, ये सब अपन ने किए हुए, ये लीजिए। तो आप नोट कीजिए, इसका अपचयन करोगे तो देखो ये आपका बॉन्ड खुल जाएंगे सारे पाई बॉन्ड, ये बन जाएगा R, ये आपका C और ये आपका N, और जो आपने हाइड्रोजन ली है वो हाइड्रोजन इसको पूर्ण रूप से अपच्छेद कर दे, प्राथमिक अमीन। इसी तरह से आप अगर एमाइड लेते हो तो आप देखो सेम आंसर आपका बनेगा एमाइड के अंदर भी, ये रहा आपका C और ये रहा आपका N, क्लियर। इसी तरीके से अगर आपने इमीन लिया है तो ये आपका जो इमीन आपने लिया है वो भी पूर्ण रूप से अपचयित होकर आपको अमीन देगा। तो ये देखिए आपका C, ये आपका NH, और आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये लीजिए एक H ये रहा और एक H ये रहा, ये भी बनाएगा आपका प्राथमिक अमीन, ये भी आपका बनाएगा प्राथमिक अमीन। और अगर आप ऑक्सीन लेते हो तो सेम कंडीशन, सबसे पहले बॉन्ड तोड़ के तो ये ऑक्सीन वाटर निकाल देगा,
अगर वाटर निकाल देगा देखो सेम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो 2H, ये भी इमीन बन जाएगा। और इसका भी पुनः अपचयन करोगे तो सेम आपका प्राथमिक अमीन। तो आज के बाद कोई सा भी साइनाइड, कोई सा भी एमाइड, कोई सा भी इमीन, कोई सा भी ऑक्सीन ले लो, आप चेक करना कार्बन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कहोगे सर कैसे? जैसे मान लो पेपर में लिखा हुआ आ गया कि सब आपके पास एक एथिल का क्लोराइड था, कि सब उसमें केसियन डाल दिया गया, कहता ए बन गया। कहता केसियन के अंदर 4H देकर LAS से ये B बन गया। कहता बताओ क्या बना? तो मैंने आपको C² की टेक्निक दी थी, याद होगी आपको, याद है बेटा C²? यस सर। यस। तो देखो इसमें 2 कार्बन, लेकिन केसियन के पास 1 कार्बन पड़ा हुआ, 3 कार्बन हो इसका पाएंगे। मतलब A में आपके 3 कार्बन हो जाएंगे और LAH कार्बन के नंबर पे कोई फर्क नहीं करता, तो ये 3 कार्बन। अब आप देखो आपकी संरचना क्या बनी, बड़े आराम से देख लो। ये आपका पहला यौगिक, ये देखो ये बना CS, सॉरी ये तो बना वही आपका, ये बना आपका यहाँ पर CS3CH2 और Cl की जगह Cn आ गया, 3 कार्बन। और अगर आप अपचयन करते हो देखो ये अपचयन, ये अपचयन, और आपका सेम आंसर बनेगा CS3CH2CH2 एंड ये प्राथमिक अम्ल। अब बोलिए बेटा मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? यस और नो? यस Yes, सर। sir. अब आप देखो नंबर ई, अगर मैं ले लेता आइसोसाइनाइड, ये लो साहब, और वही 4H आपका LAH आपको देता, तो अब की बार आपका R, ये N और ये C, लेकिन आप चेक करो जब इसके बॉन्ड खुल के अपचयन होगा तो अब की बार बन जाएगा सेकेंडरी अमीन। तो आइसोसाइनाइड लेने पर ध्यान रखना द्वितीयक अमीन बनता है, बाकी सबसे प्राथमिक अमीन बनता है, इजंट इट? और अब अगर अपन लेते हैं नंबर F, तो मान लो मैंने ले लिया कोई एलिफेटिक नाइट्रो, ये देखो ये एलिफेटिक है, आपको पता भी है एलिफेटिक का मतलब बेंजीन नहीं आनी चाहिए, तो इसका नाम है एलिफेटिक नाइट्रो। एलिफेटिक नाइट्रो में आप धातु जैसे कि आपका जिंक, जैसे कि आपका SN, जैसे कि आपका आयरन के साथ एसिडिक मीडियम डाल सकते हो, या आप चाहो तो LAH जो सेम अपन लेते आ रहे हैं, तो नाइट्रो का पूर्ण रूप से अपचयन हो जाएगा इनटू NH2। ये देखो बनेगा प्राथमिक अमीन। अब इसको मैंने अलग से क्यों लिया था, इसका रीजन बताता हूं। ऊपर क्यों नहीं लिखा, तो इसका रीजन है कि अगर आपने एरोमेटिक नाइट्रो ले लिया तो याद रखिएगा ये कंडीशन तो ओके है, लेकिन LAH मत लेना, क्योंकि LAH वलय को डबल कर देता है। बाकी आपकी अभिक्रिया सेम है, ये लीजिए बनेगा प्राथमिक अमीन, ये बनेगा प्राथमिक अमीन। इसीलिए तुलना करने के लिए मैंने F और G को सबसे बाद में लिखा। अब आप चेक कर लो आपके कोर्स में जब जब अपचयन से अमीन बनेंगे, सारे अमीन अपन कर चुके हैं, कहीं नाइट्रो में कहीं आइसोसाइनाइड में, तो ये बनेगा या अंतर परिवर्तन में ये आपका निर्माण का कार्य अमीन के द्वारा हो गया, सॉरी आपका अपचयन के द्वारा हो गया। अब अपन आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी। तो कहां तक पहुंच गए अपन? देखो जल अपघटन अपन ने ले लिया, पुनर्विन्यास अपन ने ले लिया, अमोनोलाइसिस अपन ने ले लिया, अपचयन आपने ले लिया, तो अपन लेते हैं अब ई कैटेगरी। ई आ गया ना अपना, देखो ये देखो डी यहां तक हो गया अपना। अब अपने आ जाओ ई पर। अब इस ई कैटेगरी में ये एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसमें गैब्रियल नाम साइंटिस्ट का है और थैलामाइड यौगिक का है। और इसमें होता क्या है, एक्चुअली में आप लेते हो इसके अंदर एक थैलिक एनहाइड्राइड, बिल्कुल सही, ये रहा, ये लेते हैं अपन थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलिक का एनहाइड्राइड है। और इस थैलिक एनहाइड्राइड में चूंकि क्षारीय गुण कम है, इसमें लोन पेयर देने की दर कम है, तो आप इसके अंदर क्या कीजिए, आप इसमें अमोनिया डाल दीजिए।
देखो अमोनिया को लिखने का तरीका थोड़ा मैंने यूं लिखा है ताकि हम जल का निष्कासन कर सकें। और जब आप अमोनिया निष्कासित करोगे तो चेक कीजिए अब की बार आपकी क्षारीय गुण या नाभिक स्नेहिता बढ़ जाएगी। तो ये बन जाएगा थैलामाइड। ये लीजिए, ये लीजिए साहब, ये कंपाउंड बन गया थैलामाइड। इस कंपाउंड का नाम है थैलामाइड। अब ये थैलामाइड हमारे लिए बड़ा काम का है क्योंकि थैलामाइड में लोन पेयर को दान देने की दर ऑक्सीजन से ज्यादा है। इसका मतलब ये बन गया हमारे लिए नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल। और अब इस न्यूक्लियोफाइल के अंदर आप डाल दीजिए अपना एल्किल हैलाइड। ये लीजिए साहब, ये सॉरी मीडियम बना दीजिए KOH का। तो क्या होगा, ये एसिडिक H इसके साथ निष्कासित हो जाएगा और अब मिलेगा आपको पोटेशियम का थैलामाइड। ये लीजिए, ये लीजिए, ये बना आपका पोटेशियम थैलामाइड यानी नाइट्रोजन के साथ ये बन गया आपका पोटेशियम भाग। ये लीजिए, इससे हमारे को फायदा और मिल गया। आपको अच्छी तरह पता है लोन पेयर की अपेक्षा नेगेटिव के दान देने की दर यानी नाभिक स्नेहिता ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा 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 होती है। होती है। तो अब की बार ये नाभिक स्नेही और प्रबल नाभिक स्नेही बन गया। देखो, और इस प्रबल नाभिक स्नेही के अंदर अब हम डाल देते हैं एल्किल हैलाइड। ये लीजिए, अपने डाल दिया एल्किल हैलाइड। आप अच्छे जानते हो एल्किल हैलाइडों की विशेषता, उनके पास होते हैं गुड Lg, इसलिए वो पहले से ध्रुवित अवस्था में रहते हैं, इसलिए SN अभिक्रिया के लिए बेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ अपन करने जा रहे हैं SN2। कैसे? प्रबल नाभिक स्नेही के आक्रमण से X का निष्कासन हो गया। और आप जानते हैं कि SN2 अभिक्रिया में त्रिविम बाधा कम रखनी चाहिए कि ज्यादा रखनी चाहिए बेटा? ध्यान नहीं, देखो बैक साइड अटैक हो रहा है तो त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए कि कम ज्यादा? हो कम होनी चाहिए। होगी। तो यहाँ पर आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन 3 डिग्री तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि विलोपन की दर बढ़ जाएगी। पीछे से अटैक करोगे तो हमें H निकालना पड़ जाएगा। तो सोचो इसके आक्रमण से अब क्या बना। अब आप चेक करके देखो, आपका जो यौगिक बना वो बन गया N एल्किल थैलामाइड। ये लीजिए देखो, ये लीजिए साहब, ये बन गया N एल्किल थैलामाइड। अब आपको साफ कलर से दिखाई दे रहा है कौन कहां से आया। और अब आप क्या कीजिए, इसका कर दीजिए जल अपघटन। जल अपघटन, तो जल अपघटन में मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये लो साहब, ये मैंने कर दिया इसमें जल अपघटन। अब आप इसका जल अपघटन करोगे, देखो ये रहा जल अपघटन, ये आपका ऑक्सीजन और ये दोनों H। अब आप समझ जाओ पूरी मैकेनिज्म का टेक्निकल पॉइंट भी क्लियर हो गया कि सब आज के बाद अगर आपका प्राथमिक अमीन बन रहा है तो प्राथमिक अमीन का R ये रहा, अमीन का नाइट्रोजन रेड कलर से क्लियर हो रहा है। और अब आप चेक कर लीजिए आपके जो जल के H हैं दोनों, क्योंकि 2 H कहां से आ रहे हैं, वो आपके जल के दोनों H आपको दिखाई दे। ये बन गया आपका प्राथमिक अमीन। और बाद में जल अपघटन से ये बन गया आपका एज इट इज थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये क्रिया थैलामाइड की कहलाती है। अब पेपर में जब ये क्रिया आएगी, ये तो पूरा सेटअप है पूरा, लेकिन अब आप सोच लो अगर पेपर में आज के बाद ये क्रिया आई तो पेपर में एग्जामिनर इसका उपयोग कैसे करेगा। एग्जामिनर आपको हो सकता है पहले ऐसे लिखते हैं, ये देखो आप एरो के ऊपर लिख दे नंबर 1 क्षार, नंबर 2 लिख के दे दिए यहाँ पर CH3 CH2 एंड I, और नंबर 3 पर लिख के दे दे आपको जल अपघटन। अब आपसे पूछेगा बताओ A क्या है। अब आप सोचो जो बच्चे रट कर जाते हैं
उन्हें लगता है कि साहब ये यौगिक भाग ले रहा है तो उत्पाद में इसकी शक्ल दिखेगी, लेकिन सोचिए क्या उत्पाद में इसकी शक्ल है क्या? नो सर। तो यह समझदारी बच्चे की रहेगी, उसको अच्छी तरह पता है कि उत्पाद किसने बनाया, ये उत्पाद बना आर बने। आर ने, आपके हैलाइड ने बनाया है। तो सोचो इसमें हैलाइड कौन है और कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का CH3 इसका मतलब इसने प्रोडक्ट बनाया है। ये बन गया CH3 CH2 और ये वाला N यहाँ पर आके जुड़ गया। ये लो सर, ये आंसर बनेगा अपना और आप पहचान लोगे ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। अब बताइए आपको प्रिपरेशन समझ में आई कि नहीं आई? यस। तो देखो अपन ने पूरे रीअरेंजमेंट से, अमोनिया अपघटन से, जल अपघटन से क्लियर और साथ में आपके गैब्रियल थैलामाइड से, सभी तरीकों से जितने अमीन अपने कोर्स में बनते थे सबको अपन ले आए। सिर्फ एक गैब्रियल थैलामाइड आपके लिए नई अभिक्रिया थी जो अपन ने यहाँ पर की। तो ये तो आपका निर्माण कार्य हुआ खत्म। अब लेते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज, लगभग प्रॉपर्टीज भी अपनी वापस रिपीटिशन करें। ये लीजिए साहब, ये लेने जा रहे हैं अपन इसके अंदर अमीन्स की प्रॉपर्टीज। ये लीजिए साहब, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या है? जैसे पहला क्षारीय प्रकृति, ये अपन जीओसी में पढ़ा था अपन इसको, क्षारीय प्रकृति यानी आपका बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। अब आप देखो इसके अंदर जो बेसिक नेचर है, ये एक मिनट, हाँ साहब, इसका जो बेसिक नेचर है वो आप अच्छी तरह जानते हो कि सब नाइट्रोजन का बेसिक नेचर इस लोन पेयर से होता है। तो सोचिए इसकी क्रिया बड़ी आसान है कि आज के बाद प्राथमिक या द्वितीयक कोई भी या तृतीयक अमीन लेते हो और यदि इसकी क्रिया किसी अम्लीय माध्यम से कर देते हो, ये लो साहब ये अम्लीय माध्यम, तो इस समय ये तो कहलाएगा क्षार और ये कहलाएगा अम्ल। तो सोचिए इनका बनेगा लवण जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये लो साहब, ये आपका बनके तैयार हो गया लवण यानी कि सॉल्ट। ये लीजिए यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप कहने को तो कहोगे अमोनियम, लेकिन हमारे लिए वो होगा सॉल्ट। अब आप सोचो पेपर में एग्जामिनर सिर्फ अम्ल की शक्ल बदलेगा और आपके अमीन की शक्ल बनेगा, तो इसका मतलब ये प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक आपकी चॉइस से एग्जामिनर ले सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, मान लो मैंने यहाँ पर सपोज करो लिख दिया CH3CH2NH2, तो देखो इसकी जगह ये आ गया और यहाँ मैंने एरो पर लिख दिया सपोज करो HCl और आपसे पूछा बताओ क्या बनेगा, तो आपको तो सिर्फ ये इससे पूरे करने हैं और आपका कंपाउंड तो बनके तैयार हो गया। आप चेक करके देखो N अपनी जगह पर है, ये N, ये 3 वैलेंसी खाली और ये इसका H। अब वो 3 वैलेंसी में क्या है आपके 2 तो देखो H ये रहे आ गया पर, एक H इसने दे दिया ये रहा, और ये आपका C2H5 और यहाँ पर चूंकि प्लस आ रहा है तो साथ में आप Cl माइनस को दिखा दो, तो ये बन गया आपका अमोनियम क्लोराइड। इतना सा चेंज करना है केवल। अब जैसे सपोज करो इसी अभिक्रिया में मान लो एग्जामिनर ने लिख के दे दिया HAuCl4, ये आपका क्लोरो ऑरिक एसिड है, क्लोरो ऑरिक एसिड। अब देखो ये मोनोप्रोटोन देगा, सेम यही अभिक्रिया बनेगी, ये आपका N, ये आपका H, ये आपका प्लस, ये आपका H, ये आपका H, और इस जगह पर आप चेक कर लीजिए आपका एथिल पार्ट आ गया, ये रहा। अब आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन बचा? वो बना आपका AuCl4 माइनस, तो नाम क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोरो ऑरेट, क्योंकि सॉल्ट बन गया ना, तो ऑरिक एसिड का इक एसिड हट जाएगा और 8 लग जाएगा। आप सोचिए अगर यही क्रिया में एग्जामिनर डाल दे H2PtCl6, देखो बाई प्रोटिक एसिड है, 2 प्रोटोन है, तो क्रिया में होल ट्वाइस आ जाएगा, तो यही सेम केस रहेगा। अब की बार देखो मैं NH3 कर देता हूं, देखो ये तो NH3 प्लस और ये आपका एथिल, और
अब की बार ये डबल कर दो, क्योंकि आपका PtCl6 माइनस का 2 हो गया। तो इस वाले कंपाउंड का नाम है क्लोरोप्लेटेनिक एसिड। तो सोचो आपका एक एसिड हट जाएगा इसकी तरह और बन जाएगा आपका अमोनियम क्लोरो और आपका ये प्लेटिनेट। ये देखो आप, ये प्लेटिनेट। तो ये क्रिया बिल्कुल अम्ल क्षार अभिक्रिया की तरह है, जिसमें आपको अम्ल इसके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करना है। अब आ जाइए नंबर 2। अब आपकी सेकंड अभिक्रिया याद करो, अपन एसिड के डेरिवेटिव में कर चुके हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी जिसको रिपीट कर रहा हूं। इस क्रिया का नाम था एसिटाइलेशन। इसे नाम दिया था अपन ने एसिटिलीकरण। क्या थी ये क्रिया? आपको मैंने कहा था जब भी एसिटिलीकरण करना हो हमेशा आप ले सकते हो एसिड का क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं बेटा। क्यों? क्योंकि इन दोनों अभिक्रियाओं में ये प्रेजेंट है गुड एलजी। और आपको ध्यान है गुड एलजी जो होते हैं वो वीकर नाभिक नहीं होते हैं। और अब आप यहां पर अपना एन ले लीजिए लोन पेयर वाला। अब बाकी दो पे क्या लगाते हो? खुली छूट है। आप इसको प्राथमिक बना सकते हो, यस। आप इसको सेकेंडरी बना सकते हो, यस। लेकिन ये टर्सरी नहीं बन सकता क्योंकि हमें एच चाहिए। क्रिया क्या होगी कि साहब सीधा लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करके गुड एलजी को बाहर कर देगा। और आप देखो आपका आंसर क्या बना, CS3CO और ये लीजिए N। ये बन गया आपका एमाइड। ये एमाइड बन गया। इस क्रिया को परिणाम दिया था एसिटिलीकरण। अब आप सोच के देख लो, अगर मैं इसके अंदर लिख देता CS3 CH2NH2 या मैं लिख देता इसके अंदर एनेलिन, तो आपके लिए टेस्टिंग है। 2 मिनट का टाइम आपके पास है, आप चेक करके देखो क्या आंसर बनेगा। बोलिए बेटा, आपको दिखाई देगा इसका आंसर क्या बनेगा? बना कुछ आंसर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आ रही Yes, है। sir, आ रही है। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल। आपका अमीन CH3 CH2 और N ये तो रहेगा नॉर्मल, और इस एक H की जगह पर आपका आ जाएगा एसिटिल समूह। तो देखो आपका नाम बन गया एन इथाइल एसिटामाइड। और यही क्रिया अगर अपन यहां पर लें तो इस एनालिन से एक H कम करके एसिटिल समूह डाल दो। मैंने इसको रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए नाम रिपीट किया। इसका नाम था एसिड एनालाइड। ये देखो, तो ये अभिक्रिया फेमस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको यहां पर लिख दी। अब इसी के पैरेलल एक अभिक्रिया जिसका नाम है बेंजोइलीकरण। इसको कहते हैं बेंजोइलेशन, बेंजोइलीकरण। आप इसको कह सकते हैं शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, शॉर्टन बॉमन्स रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन में एग्जामिनर क्या चेंज करेगा? बहुत छोटा सा, वो सिर्फ इसके CH3 को हटाएगा और इसकी जगह पर रख देगा बेंजीन रिंग। ये देखो आप, और आपकी सेम अभिक्रिया ये रहा आपका H और ये रहा आपका, क्योंकि ये क्रिया जो होती है वो क्षारीय माध्यम में होती है। आप देखो सेम HCl का निकलना, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम अभिक्रिया वही बनेगी, बस CH3 की जगह पर, जैसे आपने यहाँ पर CH3 CH2 सॉरी ये लिया था CH3, उसकी जगह पर आपकी बेंजीन रिंग आ जाएगी। देखो, अब आप सोचो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा?
तो आपके कंपाउंड का नाम है बेंजामाइड। तो ये अभिक्रिया बेंजोइलीकरण या शॉर्टन बॉमन के नाम से फेमस है बेटा। इसके अलावा अगर अपन चेक करें कि और कौन कौन सी अभिक्रिया है, तो इसके अंदर आपको ध्यान होगा एक क्रिया आप बहुत पहले कर चुके हो, चूंकि उसका नाम पेपर में खूब आता है इसलिए मैं वो लिख देता हूं, हालांकि वो कर चुके हो। वो है नंबर 4, नंबर 4 जीआर से। ये जीआर से अभिक्रिया। तो जीआर से अभिक्रिया क्या थी, देखो गौर से, ये लेते थे आप RMGX। अब मैंने आपको कहा हुआ भी है कि जब भी कभी आप RMGX लाएं, तुरंत इसके 2 टुकड़े कर दें, R नेगेटिव एंड MgX पॉजिटिव। हमेशा पहला काम तो ये करो। लगभग 100 में से 98% टाइम ये केस चलता है। और अब आपको थोड़ा सा समझदारी यहां रखनी है कि नेगेटिव क्षार भी हो सकता है, नेगेटिव नाभिक्स नहीं भी। डिपेंड करता है ये क्षार कब बनेगा। अगर इसको कोई माध्यम अम्लीय मिले तो क्षार बनेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बने तो नाभिक्स नहीं बनेगा। जैसे आज की अभिक्रिया में गौर से देखो, सर आपने इंग्लिश में क्या लिखते हैं ये बेटा क्षार नाभिक अभिक्रिया? अच्छा, ये क्षार को बेस बोलते हैं बेस और बेस। न्यूक्लियोफिलिक। देखा कितने होशियार, देख फट से जानती, देख लो, है ना। आप भी देखो, दोनों भाषाओं में याद रखो, न्यूक्लियोफाइल। सर हिंदी और मीडियम वाले दोनों में अच्छे होते हैं, दोनों को जानते रहते हैं। हमें भी पता है, ठीक है। अब लड़ाई हो जाएगी। तो अब देखो, ये जो बेस होता है बेटा, ये बेस तभी इसको नाम देना जब आपका मीडियम एसिडिक हो, और अगर इलेक्ट्रोफाइल हो तो फिर इसका मतलब नाभिक्स नहीं होगा। कैसे, देखो आपने क्या लिया है, गौर से देखना आप, CH3 CH2 एंड NH2। अब आप चेक करो, ये एसिड आ गया, देखो ये वाला H एसिडिक है, तो सोचिए ये आपका बेस बन गया न्यूक्लियोफाइल में। अब आप सोचो बेस बनेगा तो क्या होगा, ये बेस और यहां से टूटेगा प्रोटॉन, तो सोचो एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाएगी, ये बन गया आपका R और ये आपका H, ये बनेगा एल्केन। और बाकी का हमें कोई मतलब नहीं है बेटा, इसके कितने कार्बन है, इसमें क्या कुछ है, हमें मतलब नहीं। हमारे उत्पाद के कार्बन ये डिसाइड करेगा। और ये क्रिया मैंने जेरी विटनॉफ के नाम से कराई थी एल्केन्स में। कैसे, जैसे CH3CH2NH2, और यहां मैंने लिख दिया सब जी मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो सोचिए आपको अपना आंसर में कार्बन दिखाई देंगे, क्या 2 या 1 या 3? बोलिए बेटा। तो आपके 3 उत्पाद, होगा प्रोडक्ट में। अरे बेटा ये देख प्रोडक्ट तेरे सामने रहा, इसमें हाँ। R है, तो R कौन है? जो अब ये रिएक्टेंट है ये वो R है कि ये R है, बता। CH3। ये CH3, तो यहाँ पर आंसर CH4 बनेगा। बिल्कुल तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी करनी है। ये मैंने एल्केन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के नाम से कराई थी, नाम था जेरी विटनॉफ रिएक्शन। अब आप चेक करो नंबर 5 अभिक्रिया। नंबर 5 अभिक्रिया आपको ध्यान है, रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइड HCl। लेकिन आपको पता है जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो ये बन जाता है नाइट्रस एसिड। इसकी अपने रिएक्शन अल्कोहल में बहुत बढ़िया की थी, नाइट्रस एसिड। अब इस नाइट्रस एसिड की अगर आपको रिएक्शन याद दिलाऊं तो नंबर A सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है आपकी इन एलिफेटिक अमीन, प्राइमरी अमीन। ये रिएक्शन बहुत फेमस है। तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में क्या था, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो आप जो आपने पढ़ी है इसको अच्छी तरह से कर लेना, उसमें अल्कोहल में जाके दोबारा। ये होता है बेटा आपका प्राइमरी अमीन RNH2, और आपने एरो पर, ये लीजिए साहब, आपने एरो के ऊपर डाल दिया NaNO2 प्लस HCl, और आपको पता है ये दोनों क्रिया करके बनाएंगे नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड क्या करेगा, ये नाइट्रस एसिड इसके अंदर से तुरंत अटैक करके, मैं इसको यूं करता हूं, देखो ये लो सर, थोड़ा आपके लिए इजी कर देता हूं। देखो
ROHN2H2। बिल्कुल सही, ये लो देखो आप, ये आंसर आ गया। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको ऐसे बताई थी, वैसे तो मैंने पूरी मैकेम कराई थी, वहां जाके पूरी मैकेम पढ़ना। तो देखो ये आपका R अलग हो गया, ये आपका N अलग हो गया, और ये आपका H2 अलग हो गया। अब किसको क्या क्या मिला वो चेक करते जाओ। ये देखिए आपके R को तो मिल गया ये OH, ये बन गया एल्कोहल, प्लस इसको मिल गया N, तो ये निकल गया N2 गैस, और इसको मिल गया O, तो ये बन गया H2, ये बना आपका एल्कोहल। तो आज के बाद आप चेक करना, जब C² करोगे तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कौन सा एल्कोहल बना, तो आपके कार्बन के नंबर ये रहे, देखो पकड़ में आ गया। और इसकी मैकेम भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो ये एल्कोहल में जाके दोबारा खूब बढ़िया पढ़ना। अब आप चेक करके देखो, अगर यही रिएक्शन बी इन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक का नहीं लिख सकते, ये अलग है रिएक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर आपको प्राइमरी अमीन एरोमेटिक दे दूं, तो आपको ध्यान है एरोमेटिक में होती है एनालिन। ये देखो आप, एरो के ऊपर एग्जामिनर फिर वही लिखेगा NaNO2 प्लस HCl, और आपको ध्यान है इसमें भी बनेगा HNO2, बट ये रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसके रेजोनेंस के कारण, जो कि ऊपर नहीं हो पा रहा था। देखो ये रहा, अगर आप ऊपर वाले को देखो तो इसमें देखो रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ रिएक्शन में डिफरेंस आ गया और टेम्परेचर बदल गया। अब जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका जो मैंने कराया है वैसा नहीं बनता, बड़ा डिफरेंट बनता है, उसका नाम होता है BDC। ये देखिए आप, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये देखिए आप, ये बनता है आपका प्रोडक्ट, इसको कहते हैं BDC। इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये देखिए आप, ये BDC बनता है, और ये केवल इसी टेम्परेचर पर रुकता है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सबसे वर्ल्ड का बेस्ट LgN2 भाग जाएगा, इसमें N2 गैस टूट के भाग जाती है। इसका मतलब ये केवल 0 से 5 डिग्री पे रुकता है। अब आप देखो इसकी जो रिएक्शन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन BDC की। हालांकि इस रिएक्शन का नाम मैं बोल देता हूं, इसको हिंदी में तो बोलते हैं डाई एजोटीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। ये देखिए, ये BDC बनकर तैयार है। अब ये BDC काम कैसे करता है वो बताता हूं मैं आपको। ये आपने लिया BDC, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना। ये देखो ऐसे भी लिखते हैं, पेपर में ये ऐसे भी लिखा हुआ आएगा, हर तरीके से लिखा हुआ आ सकता है। अब ये रिएक्शन क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए आप, यस देखो बेटा, अब इसके अंदर जो रिएक्शन का पैटर्न है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर एग्जामिनर ने, ये लो साहब, अगर इसको गर्म कर दिया, तो गर्म करते देखो ये चीज गई बाहर, कौन सी गैस के रूप में निकली, N2, और अब ये बच गया आपका Lg। अब सोचो अगर आप यहाँ पर कोई नाभिक्स नहीं ले लो, ये लो साहब, तो वो नाभिक्स नहीं आके Cl को धक्का मार के इसकी जगह पर बैठ जाएगा। अब आप चेक करो आपकी बेंजीन रिंग में, ये लो साहब, ये देखो, अब आपकी बेंजीन रिंग के अंदर ये Cl के हटते ही उसकी जगह पर आ जाएगा यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ये बनेगा उत्पाद, और ये अपने को चेक करना है। तो यहां से निकल गया आपका N2, और ये अगर मान लो मैं यहाँ पर H दिखा दूं तो ये निकल गया HCl गैस, ये वाली Cl और ये वाला H। तो इसको तो आप पेपर में भूल जाना, सीधे न्यूक्लियोफाइल को रिंग से जोड़ देना
और देखो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन आएगी समझना। नंबर वन मान लो एग्जामिनर कहता है मैंने जल के साथ इसको उबाल दिया, बॉयल विथ वाटर। अब आप देखो आपको अपना आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिनॉल। क्लियर। मान लो एग्जामिनर ने आपको कह दिया कि साहब इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाल दो, आपको क्या चीज Iodobenzene. बिल्कुल सही। अब आपको चेक करता हूं, जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पर HCl डाल दिया, क्लोरोबेंजीन। एग्जामिनर ने मान लो यहाँ पर HBr डाल दिया, ब्रोमोबेंजीन। एग्जामिनर ने यहाँ पर HF डाल दिया, क्लोरोबेंजीन। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो कंपाउंड डाले गए ये ऐसे नहीं डलते बेटा, ये सपोर्ट में डलते हैं। जैसे यहाँ पर HCl डाला तो HCl के साथ कॉपर का चूर्ण यानी पाउडर या फिर क्यूप्रस का क्लोराइड डलता है। इसी तरह से HBr के साथ भी कॉपर का पाउडर या क्यूप्रस का ब्रोमाइड डलता है। इसी तरह से HF के साथ आपका जो डलता है, मैं एक और चलो बाद में कर लूंगा, तो यहाँ पर HF के साथ एक्चुअली में BF3 डलता है, इसलिए पेपर में ये लिखा होता है बोरेट की फॉर्म में। ये देखो, तो अब आप सोचो, अब आपका आंसर क्लियर है कि साहब अब आपकी बेंजीन रिंग पे कौन नाभिक से नहीं आके बैठ रहा है वो हमें तुरंत दिखाई दे रहा है। देखो ये लो सर, अब आप अपने नाभिक स्नेह को पहचानते जाओ और आंसर बनाते जाओ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर OH, ये फिनॉल का फॉर्मेशन। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड है तो आइडोबेंजीन। यहाँ पर आपका Cl आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर आपका Br आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर आपका ये आ जाएगा F, तो ये आपका फ्लोरोबेंजीन। अब आपको मैं हिंट देता हूं कि ये जो रिएक्शन मैंने लिखी ये एक्चुअली दो रिएक्शन हो गई। क्लियर। वो दो रिएक्शन में किस तरह से जाएगा कि आप यहाँ चेक कीजिए, जैसे एक आती है गाटरमान, ये गाटरमान रिएक्शन, तो एक रिएक्शन तो आपकी फेमस होगी गाटरमान के नाम से, और एक अगर अपन देखें इसके अंदर तो आप चेक करिए गाटरमान रिएक्शन हम किस समय बोलेंगे और सैंड मेयर रिएक्शन कब बोलेंगे। तो दूसरी रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर। ये देखो, अब ये दोनों रिएक्शन सेम है, लेकिन ध्यान रखना सैंड मेयर बोलोगे तो आपका सॉल्ट की प्रेजेंस आएगी। देखो ये क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड। और अगर आप लेते हो कॉपर चूर्ण, कॉपर पाउडर, तो फिर रिएक्शन में नाम चला जाएगा किसका, ये लीजिए आपका गैटरमान का। तो एग्जामिनर अगर पेपर में बोले सैंड में रिएक्शन ढूंढो कौन सी है, तो एरो पर सॉल्ट देख लेना। क्लियर। और जो फ्लोरोबेंजीन की यूनिक रिएक्शन है इसको कहते हैं बाल्ज-शीमान। ये है बाल्ज-शीमान रिएक्शन। अब आप सोचो अगर एरो पर एग्जामिनर HCN प्लस कॉपर पाउडर लिख देता तो आप मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनता और रिएक्शन का नाम क्या होता। बोलिए बेटा। तो साइनोबेंजीन बनता और साइनो, बिल्कुल सही, ये बनता साइनोबेंजीन, क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल साइनाइड निकलता। और इस कॉपर पाउडर को देखकर आप चेक करते सैंडमेयर या गैटरमान्स, गैटरमैन। गैटरमान। और सोचिए यही रिएक्शन अगर हम HCN के साथ यहाँ पर क्यूप्रस का साइनाइड ले लें तो अब आप चेक करके देखो आपका फिर साइनोबेंजीन बनेगा, लेकिन अब की बार नाम क्या होगा। यस, अब आप बिल्कुल सही। इसी तरीके से यदि आप इसके अंदर लिख दो NaNO2 तो कौन है न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोबेंजीन। तो ये बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन। एक रिएक्शन में बताता हूँ, ये आई थी आपकी ऑनलाइन जेई मेंस के अंदर 2014 में, उसने यहाँ पर जिंक के साथ HCl डाल दिया था, तो ये अपचयन की अभिक्रिया थी। और इसका अगर अपचयन कर लें तो आपको पता है नाइट्रोबेंजीन का भी अपन अपचयन कर आए, ये एनालिन बन जाए।
यहाँ N2 नहीं निकलती बेटा। और N2 कहाँ नहीं निकलती? एक अभिक्रिया और भी है, यदि आप इसके अंदर हाइपोफास्फोरस एसिड के साथ जल डाल दो, ये आपका हाइपोफास्फोरस एसिड और जल है, तो क्या होगा? आपका ये H सक्रिय यहाँ जुड़ जाएगा और आपको मिलेगी बेंजीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा बेटा। अब आप चेक कर लो, ये जितनी रिएक्शन अपन ने की, ये सब रिएक्शन आपकी BDC की हो गई। और ये अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl में काउंट होगी। देखो ये बस अंतर सिर्फ इतना है कि अगर आपने NaNO2 प्लस HCl प्राथमिक अमीन एलिफेटिक लिया है तो आंसर अलग होगा, और अगर एरोमेटिक लिया है तो फिर BDC बनेगा। अब आप चेक कर लो, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस और नो बेटा? यस सर। यस। अब एक स्पेशल रिएक्शन, इसको कहते हैं डाई एजो कपलिंग। इसे एजो युग्मन बोलते हैं बेटा हिंदी में, एजो युग्मन। इनसे डाई बनती है, कलर्स, रंजक, इससे कलर्स बनते हैं बेटा। और कैसे बनते हैं इसके अंदर? इसकी अभिक्रिया के लिए ये लेते हैं अपन BDC, ये BDC। अब इस BDC के अंदर, ये BDC, अब इस BDC के अंदर आपको रिएक्शन किससे करनी है वो मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूं। ये देखिए आप, नंबर 1, जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया, लेकिन यहां ग्रुप लगा दिया G, जो कि +M शो कर रहा है। तो आपको अच्छी ध्यान है, जिसमें +M होता है उसका पैरा हाइड्रोजन सक्रिय होता है। अब इसको रखना है ठंडा, चिल्ड यानी कोल्ड। इसमें गर्म नहीं करना है, गर्म करोगे तो N2 निकल जाएगी। और आपको माध्यम रखना है क्षारीय, तो क्षारीय माध्यम रखते हैं यहाँ पर HCl होगा। इसको कपलिंग कहते हैं। अब आप देखो कपलिंग से क्या बनेगा, आपकी दो बेंजीनिंग आपस में जुड़ जाएगी। ये देखिए आप, ये देखिए, और ये दूसरी बेंजीनिंग जुड़ गई इसके अंदर, और ये आपका आ गया G ग्रुप। अब इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं एजोबेंजीन, और ये होती है डाई। अब आप इस G की वैल्यू बदलते रहोगे और डाई का कलर बदलता रहेगा। जैसे नंबर 1 फेमस एग्जांपल है फिनॉल, फेमस एग्जांपल है एनालिन, ये देखो आप। और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं, डाइमेथिल एनालिन। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, अपने उत्पाद को, कपलिंग उत्पाद को देखो आप। कलर फिर मैं बताता हूं आपको। बन गया सर। बन गया, क्योंकि सिर्फ हाँ। आपको G वैल्यू ही रखनी है बेटा, कि आपका जो G वैल्यू है वो बदलते रहो आप। ये देखो आप, तो केवल आपको G वैल्यू चेंज करनी है। जैसे इस समय अगर हम यहाँ पर लेते हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो G ग्रुप जो आपका लगा रखा है वो हमने कौन सा लिया है? ये लीजिए सर, ये OH। OH वाला। तो ये जो कंपाउंड बना है, वैसे तो इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, लेकिन इसका कलर फेमस है, ये है ऑरेंज डाई। इसका कलर होता है ऑरेंज। इसी तरह से अगर मान लो आपने यहाँ पर एनालिन के साथ रिएक्शन की है, तो G वैल्यू हो गई NH2। IUPAC नाम दोगे तो कहोगे पैरा अमीनो एजोबेंजीन, लेकिन इसका फेमस नेम है एनालिन येलो। ये पीले रंग की डाई होती है, एनालिन येलो। इसी तरह से अगर आप NN डाइमेथिल एनालिन लेते हो, तो ये जो कंपाउंड है इसका कलर होता है बटर येलो, ये बटर येलो। हालांकि ये फेमस एग्जांपल ज्यादा नहीं है बेटा। और एक इसके अंदर जो हम लैब में काम में लेते हैं, वो लैब में इसको कहते हैं डाई टेस्ट। पेपर में कभी एनालिन का टेस्ट आ जाए तो ये एनालिन का टेस्ट है। ये कंपाउंड का नाम है बीटा नेप्थॉल। 2 रिंग्स होती हैं, ये अल्फा कहलाता है और ये बीटा कार्बन या OH होता है, जिसके कारण इसका अल्फा H सक्रिय हो जाता है।
तो ये सक्रिय H इससे क्रिया कर जाता है। तो आप देखो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा ये आपकी बेंजीन रिंग, ये N डबल बॉन्ड N, और आप देखो ये जुड़ गया इस अल्फा पोजीशन से, ये देखो, ये देखो, और ये आपका बीटा नेप्थॉल। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसका कलर होता है रेड, और इसका कलर इतना तेज या ब्रिलियंट होता है कि हमें लैब में दिखाई देता है, इसीलिए इसको टेस्ट ऑफ एनिलीन नाम दिया गया है। तो आज के बाद पेपर में कभी एनिलीन का टेस्ट पूछ लिया जाए तो इससे बढ़िया कोई टेस्ट नहीं है। तो इसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्लियर? अब इसके बाद अपन एक और, हाँ बेटा बोलो बेटा। सर ये जो लिए हैं उसका मतलब नेम क्या बोले हो? किसका नाम दो बेटा? ये वाला, सर लास्ट वाले का, हाँ वो ये नाम है बीटा नेप्थॉल। ये लो सा बीटा नेप्थॉल, इसका नाम भी दे देता हूं मैं, हालांकि जरूरत नहीं है। इसका नाम है अल्फा एजोबेंजीन बीटा नेप्थॉल। ये नाम आपके काम के नहीं है इसलिए मैंने लिखे भी नहीं थे। ये देखो बेटा, ये आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट, अब बनाते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन पर। नंबर कितना नंबर डाला था भैया अपन ने? 5वां। ये लो साहब, नंबर 6, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट्स। हिंसबर्ग्स रिएजेंट, देखो हिंसबर्ग रिएजेंट कौन होता है बेटा? बेंजीन का सल्फोनिल क्लोराइड, ये होता है बेटा आपका हिंसबर्ग HR। अब ये रिएक्शन बिल्कुल वही कर रहा है जो मैंने बेंजोइल क्लोराइड के साथ दी थी, सेम रिएक्शन। आपको के साथ सेम रिएक्शन कैसे? ये देखो, ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका H। अब आप इसको प्राइमरी बनाओ, सेकेंडरी बनाओ, बट टर्सरी मत बनाओ। अब इसके अंदर आप क्या करो, हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दो। तो देखो हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन बहुत सिंपल, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट में लिखने का तरीका उल्टा कर दिया, ये रहा, ये HR है, और मैंने इसमें मीडियम बेसिक डाल दिया ताकि आसानी से ये HCl निकल जाए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल आके सीधा यहाँ अटैक करेगा और Cl को Lg के रूप में बाहर निकाल देगा। देखो ये, इसलिए अपन सिंपल रिएक्शन में इसको शो कर दिया। अब आप सोचो जो कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड आपका बना, ये लीजिए, ये N, और अब इसको S से जोड़ दीजिए, ये लो सर, ये आपका S डबल बॉन्ड O एंड ये आपकी बेंजीन रिंग। अब इस कंपाउंड को नाम क्या देंगे? देखो, अब N के साथ जिसको भी आप लगाओ उसे N करके लिख देना, लेकिन इतने हिस्से का नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। तो आज के बाद ये नाम रिपीट होता जाएगा जब भी ये स्ट्रक्चर आपको कहीं भी दिख जाए। और आगे N के साथ क्या जुड़ेगा ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप कहते हो कैसे, जैसे गौर से देखो, मैं इसको ऐसे लिखता हूं। देखो, मान लो मैंने इसके अंदर लिखा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये लो साहब। अब मैंने क्या किया इसके अंदर, ये लीजिए, ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया NH2CH2CH3, मैंने लिख दिया HNCH3CH3, मैंने लिख दिया HN बेंजीन रिंग। अब आप सोचिए, आपको बढ़िया साइंस दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये लो साहब, अब आप बोलो क्या लगाओगे इसके अंदर? पहला वाला, ये ग्रुप जुड़ गया NH और CH2CH3, इतने का नाम तो आपको आता था। इसमें लग गया NCH3CH3, इतने का नाम तो आपको आता था।
ये हो गया NH और बेंजीन रिंग, इसका नाम तो आपको आता था। इसका मतलब सबके नेम कॉमन हो गए ये वाले, यानी सबका नाम बनेगा बेंजीन सल्फोनामाइड। ये देखो ये नाम तो सबका कॉमन रहेगा। अब आप सिर्फ देखो डिफरेंस क्या है, तो सोचो इसके N के साथ क्या जुड़ा है, एथिल। एथिल, तो नाम हो जाएगा N इथाइल, नाम बन गया। देखो इसके N के साथ क्या जुड़ा है, NN डाइमेथिल। NN डाइमेथिल, और इसके N के साथ क्या जुड़ा है, फेनिल, N फेनिल। हाँ। अब आप सोच के देखो, अगर मैं आपसे ये कहता कि सब इसके अंदर CH3 का होल ट्वाइस N डाल दो, टर्सरी अमाइन, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होती क्या? नो सर। ये लो साहब, नो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। नहीं है। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। अब आप ये देखो, आपका यहाँ तो लगभग अमीन खत्म हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा या थोड़ा सा और कराऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगला संडे अपन फिर ले लेते हैं, ताकि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वैसे तो आपका कोर्स कंप्लीट है बेटा, यहाँ पर आपका पूरा सारा कोर्स है, ऑर्गेनिक खत्म हो गया, अमीन्स भी। अब एक पॉलीमर्स है, हालांकि पॉलीमर्स के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप एनसीईआरटी को पढ़ लो, सारा रटने वाला है। तो मैं अगली बार आपसे जब मिलूंगा तो मैं इसके कुछ बच्ची कुछ इक्वेशन जो एक्स्ट्रा है, जो नीट में थोड़ी सी काम आ जाती है, बाकी कहीं काम नहीं आती, जेई मेंस वगैरह में, वो मैं आपको कुछ कराऊंगा। क्लियर? तो आप एक काम जरूर करेंगे साथ में, इसीलिए मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ पॉइंट, कि अपन जब नेक्स्ट टर्न पे संडे पे मिलेंगे, क्लियर, वो अपनी लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर अपने ध्यान रखना, अगर आपको पॉलीमर का कुछ पूछना हो पूरा पढ़ लेना, तो आराम से पूछ लेना और अपना कोर्स सारा कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। सर। हाँ बेटा, बोल बोल आओती। सर मैंने ना वो पढ़ा था, मतलब क्या बेटा? लास्ट चैप्टर जिसमें मेडिसिन के बारे में दिया है ना, उस पे कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, उस पे जो साबुन की क्रियाशीलता है ना, वो वाला टॉपिक। वो देख तेरे को वो देख मैं तेरे को बताऊं, सीधी सी बात है, वो एनसीईआरटी को रट मार, उसमें मैं भी तेरे को एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज बोलूंगा और कुछ नहीं चेंज करूंगा ना, मैं तेरे से कुछ समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है उस चैप्टर में, मेडिसिन वाले में और साबुन वाले में, है ना, ये सारा का सारा रटने वाला है एज इट इज, इसलिए मेरे को उसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं बचता बेटा। सर उस पे जो लास्ट वाला था ना, जो धन आयन साबुन था, उसका मतलब उसका ना स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा था, बाकी तो क्लियर हो गया। तो लेकिन वो उसके लिए तेरे को बताता हूँ, तू फिजिकल वाले सर भी पढ़ा रहे हैं क्या? केमिस्ट्री फिजिकल। नो सर, हाँ। केमिस्ट्री खत्म। नो सर, कंप्लीट हो गया है। तो उसमें वो फिजिकल सर जो है वो टिल्डेन इफेक्ट वगैरह कराते हैं उस समय, तो वहां पर वो थोड़ा बहुत हालांकि काम आता है, जरूरत नहीं है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? वो उसको तू देखना, एक बार कोशिश करना, मैं भी देखूंगा उसको, है कि नहीं? हाँ दीक्षा बोल बेटा। हाँ दीक्षा, दीक्षा हेलो सर। हाँ दीक्षा बोल बेटा, बोल दीक्षा। सर मैं गरिमा बोल रही हूँ। अच्छा गरिमा, हाँ गरिमा हाँ बोल। सर, ये जो थोड़ा नीचे करिए ना, स्क्रीन को लिखना था। अच्छा अच्छा, लिखना था। हाँ ये लो सर। सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा ना? हाँ पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, मैं अभी ये पीडीएफ भेज देता हूँ, अभी इसका पीडीएफ कर दूंगा मैं। अब सही है बेटा या और करूं? नहीं सर, सही है। तो मैं ये कहता कि अब आपका जो ये आप टॉपिक बोल रहे हो बेटा, ये एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया है, पॉलीमर भी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी पॉलीमर के क्वेश्चन चूंकि जेई मेंस में आ जाते हैं, नीट में अलग इक्का दुक्का रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो आपका वो क्लास अपन लास्ट क्लास रखेंगे बेटा, क्लियर है? ठीक है सर। चलिए तो आज के लिए बाय बाय कर दूं। Yes. चलिए ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू डियर, थैंक यू डियर, थैंक यू। बाय बच्चों, बाय बच्चों। हाँ